बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 17। यूनिट नंबर 3 में से ही है और यूनिट नंबर 3 हमारे पास क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से सेट हुआ है, कितने उसमें ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं। ठीक है, और वो जो है वो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट रखते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिक टेबल की ख़ास बात ही यही है कि वो हमें पीरियोडिसिटी के बारे में बताता है। अब पीरियोडिसिटी क्या क्या चीज़ें आ जाती है उसमें? पीरियोडिसिटी में हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है जो कि अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड उसका क्या इफ़ेक्ट होता है उसमें हम वो देखते हैं। अब जैसे पीरियोडिसिटी में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्साइड्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये हम पीरियोडिसिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम देखेंगे कि उनका इफ़ेक्ट अलोंग द पीरियड क्या होता है और उनका इफ़ेक्ट अक्रॉस द ग्रुप क्या होता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये पीरियोडिसिटी प्रोवाइड करती है और पीरियोडिक टेबल जो है वो हमें पीरियोडिसिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। यानी उसका जो सेटअप है वो इस तरह से सेट किया हुआ है कि उससे हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। अब इन प्रॉपर्टीज़ में से हम जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है आपके सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आ गया पीरियोडिक टेबल, ये आ गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में जैसे एलिमेंट प्लेस किए गए हैं, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट जैसे हुई है उस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की क्या पीरियोडिसिटी है, क्या उसका ट्रेंड है। जब हम पीरियड में आते हैं, जैसे हाइड्रोजन की तरफ से आते हुए हम हीलियम के पास आएंगे तब उसका क्या इफेक्ट होगा, या फिर हाइड्रोजन से हम जाएंगे फ्रेंशियम की तरफ तब उसका क्या इफेक्ट होगा। हर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटम का साइज। एटॉमिक साइज को अगर हम और भी ज़्यादा प्रिसाइजली देखें तो हम उसको कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई। ठीक है जी, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा कि वो दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक तरह से तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास एटम है, ठीक है जी, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम है हमारे पास, ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस आ गया। तो इस न्यूक्लियस से लेके जो लास्ट हमारे पास शेल होगा वो जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा रेडियाई। ठीक है, यानी स्पेसिफिकली तो हमें ये देखना है कि हर पर्टिकुलर एटम में जो न्यूक्लियस है उसका और उसके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो कहलाएगा हमारे पास रेडियाई। पूरा डिस्टेंस आपको पता है कि वो कहलाता है डायमीटर, है ना, सर्कल का हाफ होता है डायमीटर। लेकिन उसके न्यूक्लियस से लेके उसका जो आउटर मोस्ट शेल है यानी जो सबसे आखिरी शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उन दोनों के दरमियान कितना फासला है ये हमें बताता है एटॉमिक रेडियाई। ठीक, अब मसला ये है कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो हम पिछले लेक्चर्स में भी बार बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो है वो वाज़ेह नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं मालूम। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी कि कहाँ पे उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है।
है ना। हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि जो क्लाउड होता है वो जितना डेंस होगा इसका मतलब उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जितना वो लेसर डेंस होगा इसका मतलब उतने कम इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमें इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं पता, फिर हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं? एक्चुअली ये इतना फिर फिजिबल नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, दूसरे अल्फाज में हम फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी एटम का मोनो एटॉमिक, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के पता ना होने की वजह से इस तरह से एप्लीकेबल नहीं होगा, ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिस्टेंस है दो न्यूक्लियाई के बीच में किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। यानी अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे फ्री स्टेट में, एक हाइड्रोजन एटम की, है ना। लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ही नहीं पता, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन एग्जैक्ट कहाँ है ये हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक एटम के बजाय हम हाइड्रोजन का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेंगे। यानी एक हाइड्रोजन एटम और हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम। कितने एटम ले लिए? 2 एटम ले लिए। है क्या ये? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी H2 की हम बात कर रहे हैं, सही। अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एटॉमिक रेडियस? मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट शेल है वो डिस्टेंस होता है एटॉमिक रेडियस। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों के पास उनके न्यूक्लियस है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसका? H2 का। जब हमारे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के थ्रू दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये उस मॉलिक्यूलर फॉर्म का डिस्टेंस है, रेडियाई है। इसी के थ्रू हम सिंगल एटम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहते हैं कि इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस तक हमारे पास वैल्यू आ रही है 20, है ना। तो अगर हमारे पास इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की वैल्यू 20 आ रही है, तो इसका मतलब ये जो एटॉमिक रेडियाई है ये इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। अब इसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में से हम एक हाइड्रोजन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम सिंपली इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो दो न्यूक्लियाई का रेडियस है ना, एक मॉलिक्यूल का रेडियस है, तो हम जब एटम का फाइंड आउट करेंगे हम इसको हाफ कर देंगे, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 10 आ जाएगी। इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? 10 है। इस हाइड्रोजन की भी 10 है और इस हाइड्रोजन की भी 10 है। तो एक फॉर्मूले से या एक एप्लीकेशन से हमें दो चीज़ें फाइंड आउट हो गई। हमें एटॉमिक रेडियस पता चल गया मॉलिक्यूल का भी, जो कि है 20, और उसी के थ्रू हमने अपना एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट कर दिया एटम का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस की एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। आपको पिक्टोरियल फॉर्म में शो किया गया है कि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर रेडियाई होगा, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई का रेडियस है 2 एटम्स का, और इसी तरह उसका जब हाफ हम लेंगे तो वो हमारे पास एक एटॉमिक रेडियस होगा। एटॉमिक रेडियस तो देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है उसका इफेक्ट क्या है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी वो ग्रुप में क्या कैसे आ रहा है और वो जो है पीरियड्स में कैसे आ रहा है। उसी एटॉमिक रेडियस को यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी हाइड्रोजन का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरम्यान का डिस्टेंस हमने लिया है, तो वो डिस्टेंस हमारे पास उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का रेडियस हो गया।
जब हमने सिर्फ अकेले एक हाइड्रोजन का रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमने उसकी हाफ वैल्यू ले लेनी है, जो कि हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एक न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे अगेन वही बात हुई है कि हम लेते हैं ऐसे क्यों है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम, तो इसलिए एक एटम के बारे में बात करने से अच्छा है कि हम दो एटॉमिक जो न्यूक्लियाई है उनको कंबाइन करके उनकी बात कर लें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि एटॉमिक जो रेडियस है वो किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है, यानी उस पे किन किन चीज़ों का होल्ड है। अगर हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में कि वो अलोंग द ग्रुप, कि वो अलोंग द पीरियड हमारे पास अगर आपको याद हो तो यूँ आते हैं। ग्रुप हमारे पास ये होते हैं, है ना, ये हमारे पास पीरियड्स हैं, ये हमारे पास होते हैं ग्रुप्स। तो अगर हम बात करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज है वो पीरियड में क्या इफेक्ट दिखाएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कैसा रहेगा, ठीक है, या फिर ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब जो है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये होते हैं ट्रेंड्स, ठीक है, कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब इन ट्रेंड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो एटॉमिक रेडिया है उस पर किस किस चीज़ का होल्ड है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका इस एटॉमिक रेडियस पे होल्ड है, और जिसको देखने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है वो है एनर्जी लेवल। ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस जो है वो एनर्जी लेवल से इन्फ्लुएंस होगा। कैसे इन्फ्लुएंस होगा इसको हम देखते हैं। दूसरी चीज आ जाती है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का भी होल्ड है। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है शील्डिंग इफेक्ट। अब उसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि एनर्जी लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ही एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। एनर्जी लेवल को हम शेल भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि एनर्जी लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना एटॉमिक साइज कम होगा। ठीक है, मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज लेसर विल बी द साइज ऑफ एन एटम, है ना। तीसरी बात आ जाती है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे भी साइज जो है वो हाइयर होगा। यानी हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। ठीक है, तीन फिनोमेना यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एनर्जी लेवल, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। उसमें से दो का जो है डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहे हैं। और वो दोनों कौन से हैं, एक एनर्जी लेवल है और एक जो है शील्डिंग इफेक्ट है। एक जो है उसका एटॉमिक साइज से इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इफेक्ट्स हो गए। अब हम जरा देख लेते हैं ये जो तीनों फिनोमिना की हमने बात की है एक्चुअली ये खुद को क्या क्या है। ठीक है, ये खुद क्या चीजें हैं। तो हम एनर्जी लेवल की जब बात करते हैं, एनर्जी लेवल सिंपली हमारे पास होता है वो लेवल्स, एनर्जी लेवल्स को हम शेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शेल्स जो है वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, यानी इनकी जो अपनी एक फिक्स्ड डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में रहते हुए ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब शेल्स की जब हम बात करते हैं ना तो आप शेल्स को ऐसे देख लो जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। ठीक है, पहली सीढ़ी, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ऊपर। यानी जो पहली है वो हमारे पास क्या है, के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया और एन शेल हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ये नोट कर लीजिएगा कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, है ना, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है।
आप जब नीचे से ऊपर जाते हो तो आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, जब आप उतरते हो तो आपको एनर्जी कम चाहिए होती है, आप आसानी से उतर जाते हो। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स भी हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तब उनको एनर्जी चाहिए होती है, और जब वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तब उनको एनर्जी रिलीज करनी होती है। ठीक है जी, ये तो हो गई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये हो गया एनर्जी लेवल। दूसरी चीज़ की बात हम कर रहे थे शील्डिंग इफेक्ट की। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? आपको ये पता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस है या पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस है यानी सेम चार्जेस, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। आज तक हम यही डिस्कस करते आए हैं कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे ना। तो यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्ड क्या होता है? जो आपको महफूज करता है, ठीक है, जो आपको गार्ड करता है। तो क्यों शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम में आपस में रिपल्जन को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया। अब इस न्यूक्लियस का होल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। क्यों होल्ड होता है? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो है वो तो न्यूट्रल है ना, और जो प्रोटॉन्स है उस पे हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। तो ये कोशिश करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, ठीक। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स खुद रिवॉल्व करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में आपस में भी रिपल्जन होती है और इन शेल्स के बीच भी रिपल्जन होती है, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्जन होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक दूसरे को ऐसे बचाते हैं कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जो अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाहर के शेल वालों इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। क्यों दूर भगाते हैं? ताकि वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट ना हो पाए। अगर तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए तो फिर तो न्यूक्लियर एटम का किस्सा ही तमाम, है ना। हम कहते हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो वजह क्या है उसके न्यूट्रल होने की? कि न्यूट्रॉन्स तो ऑलरेडी हमारे पास न्यूट्रल है। तो इस वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से आया। और जो उसके ऑर्बिट्स है, उसके शेल्स है, वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इसी वजह से तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अगर ये प्लस और माइनस है तो उसूलन तो ये होना चाहिए कि इनको अट्रैक्शन दिखानी चाहिए, है ना। लेकिन अट्रैक्शन किस फिनोमिना की वजह से नहीं दिखा रहे? इस शील्डिंग इफेक्ट के फिनोमिना की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को गार्ड करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं कि वो कहीं न्यूक्लियस में ना गिर पड़े। तो ये जो रिपल्जन होती है, ये रिपल्जन कहलाती है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्जन है ताकि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ना हो, ये फिनोमेना हमारे पास कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। और ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये कब होती है? जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं। एक से ज्यादा क्यों कह रहे हैं? अब फर्ज करें हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो है ही एक शेल, है ना। ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ये एक शेल है। तो ये एक शेल किसको रिपेल करेगा? है ही एक शेल और है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसको रिपेल करेगा? ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हमारे पास मौजूद हो तो तब
जो अंदर वाले शेल्स है वो बाहर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, इसलिए रिपेल करते हैं ताकि उनको न्यूक्लियस के चार्ज से बचाया जा सके, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बचाया जा सके। तो ये फिनोमेना कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट, और इसी फिनोमेना की वजह से हमारा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो थी शील्डिंग इफेक्ट। तीसरी चीज हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज नाम से जाहिर है न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक है, एटॉमिक चार्ज नहीं, न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका मतलब न्यूक्लियस में किस चीज का चार्ज होता है? न्यूक्लियस में है ही दो चीजें, है ना। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें न्यूट्रॉन्स की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो तो खुद न्यूट्रल है। तो बच कौन गए पीछे? प्रोटॉन्स बच गए, जो कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इस पे जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है। तो नंबर ऑफ सारे प्रोटॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियस पे चार्ज आएगा वो चार्ज कहलाएगा न्यूक्लियर चार्ज, और वो चार्ज होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये तीनों चीजें देखने के बाद हम आ जाते हैं ट्रेंड्स पे, के ट्रेंड पे। तो ये तीनों चीजें होने के बाद हम आ जाते हैं ट्रेंड्स पे। ट्रेंड्स की क्या बात की थी हमने? कि अलोंग द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप क्या इफेक्ट शो करेंगे, इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो हमारे पास ये कहा जाता है कि जो एटॉमिक रेडियस है यानी एटॉमिक साइज जो है वो जब हम ग्रुप में आते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है। और जब हम पीरियड में जाते हैं तो वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं हमें? ट्रेंड बता रहा है कि जब जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे यानी पीरियड में हम मूव करेंगे तब जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे अक्रॉस द ग्रुप तब हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये कैसे चल रहा है, वजह क्या है। हमने तीनों चीज़ें तो देख ली, अब उन तीनों चीज़ों को यहाँ पे हम अप्लाई भी कर लेते हैं कि कैसे कैसे इनका साइज जो है वो डिफर करेगा, कैसे वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यहाँ पे आपको ये एरो बता रहा है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। हमने प्रॉपर्टी यही बोली कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होगा। अक्रॉस द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। वजह देख लेते हैं। तीन चीज़ों की बात की हमने, याद रखिएगा। उन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे तभी हम ये डिसाइड करेंगे कि ये किस वजह से डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम लिथियम से बेरिलियम बोरॉन कार्बन यानी लेफ्ट टू राइट आ जाते हैं। जब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो आप देखो ये जो सर्कल्स है, ठीक है, जो कि एटम के साइज को शो कर रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि ये एटम सबसे बड़ा है और ये जो एटम है ये सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? हमने बात की थी न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज की जब हमने बात की तो आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर आप लिथियम को देखो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और यहाँ पे अगर आप कार्बन को देखो तो उसका 6 है, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। यानी एटॉमिक नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं।
तो अब इन पे जो चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो हमारे पास चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो लिथियम है उसके साथ क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रेंड जो है वो क्या होगा इसका पीरियोडिक टेबल में। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे यानी अलोंग द पीरियड हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा, और जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। जो हमने तीनों फिनोमिना देखे उसमें से मैंने आपको बताया कि दो का डायरेक्ट रिलेशन है, किसका, शील्डिंग इफेक्ट का और एनर्जी लेवल का। यानी अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, अगर एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। अब ये दोनों फिनोमिना कहाँ पे अप्लाई होंगे, जब हम ग्रुप की बात करेंगे। एक फिनोमिना ऐसा था जिसका इन्वर्स रिलेशन था, न्यूक्लियर चार्ज का फिनोमिना, कि जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तब हमारे पास क्या होगा, साइज जो है वो डिक्रीज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज का जो फिनोमिना है वो हम कहाँ देख रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ज़रा, अगर आप अब इसको देखो तो ये जो साइजेस है ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो सर्कल्स हैं ये लेफ्ट से राइट जब हम आ रहे हैं तो ये छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, ये तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब यहाँ पे ये होते कैसे हैं ये देख लेते हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाके ज़रा कुछ काम कर लेते हैं। काम कैसा कि हम कंपैरेटिवली देख लेते हैं एलिमेंट्स को। हमारे पास है लिथियम, तो हम लिथियम से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं कार्बन, दोनों एक ही पीरियड में प्लेस हुए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि लिथियम पे होता है एटॉमिक नंबर 3, है ना, और कार्बन पे होता है एटॉमिक नंबर 6। यानी कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है और लिथियम में हमारे पास है 3 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखो तो हमारे पास लिथियम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6। अब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में होता है। इस 3 में से हम इस 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया लिथियम का एटम, ये हमारे पास आ गया कार्बन का एटम। कार्बन के एटम में हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम के एटम में हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियर चार्ज जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो हम इस 3 में से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये रिमूव कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, चार्ज इस पे क्या आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज क्या है, ये न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, हम जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे हमारे पास चार्ज आ गया +1 का। इसी तरह से अगर हम 6 में से 2 को माइनस कर दे तो हमारे पास जो चार्ज बचेगा वो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो आप जब अक्रॉस द ग्रुप आ रहे हो, अक्रॉस द पीरियड आ रहे हो, तो क्या हो रहा है कि ये जो सबसे पहला है उस पे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है 1, और जो बाद का है रिलेटिवली जो बड़ा है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उस पे हमारे पास आ रहा है +4। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना।
तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आप इसी चीज़ को देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज है +1 का, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कंपैरेटिवली कम होगा कार्बन के। कार्बन में हमारे पास चार्ज है +4, तो इसलिए कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके पास ये एबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। तो जब न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब साइज क्या होगा, श्रिंक होगा। ठीक है, साइज जो है वो छोटा होगा। अब ये जो है ये ऐसा है कि न्यूक्लियर चार्ज, अब इसको अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें तो हमने ये देखना है कि अगर हम इस एक की बात करें तो तब जो है क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने एक बात ये याद रखनी है कि जब हम पीरियड में बात कर रहे होते तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स या एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, चाहे वो लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 3, या फिर कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, या अगर हम इसके बाद नाइट्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, तो इन सब में एक सिमिलैरिटी क्या होगी कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इन सब के 2 रहेंगे। नंबर ऑफ शेल्स जो है या एनर्जी लेवल्स जो है वो 2 रहेंगे। यानी आप देखो लिथियम में जब हम देख रहे हैं तो पहला शेल K, दूसरा शेल L, है ना। इसी तरह जब कार्बन की भी हम बात करेंगे तो पहला शेल K जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरा शेल L जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और उसका एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया। तो ऐसा है कि दोनों में सेम शेल होने की वजह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होते जा रहे हैं वहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर भी उतना ज़्यादा है, और क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने होल्ड किया हुआ है, किसने, न्यूक्लियस ने, है ना। लेकिन अब जैसे ही आगे आते जाते हो कार्बन की केस में न्यूक्लियस ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। वजह क्या है कि नंबर ऑफ शेल जो है वो इक्वल है, तो उनको एक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो वो चारों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस खींचातानी में ये होता है कि एटम का साइज श्रिंक हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं तो उसका साइज, एटम का साइज डिक्रीज होगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही एटम का साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इसका मतलब उसकी टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, और जितने वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे उतना ही ज़्यादा एटम का साइज श्रिंक होता जाएगा। तो ये किसका इफेक्ट था, ये था न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट एटॉमिक साइज पे, जो कि अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि अक्रॉस द ग्रुप क्या हो रहा है। अगेन आप आ जाओ, हाइड्रोजन देख लो, छोटा सा है, लिथियम उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, और ये ऐसे ही बड़े होते जाते हैं। तो साइज आपको ऑब्वियसली क्या नजर आ रहा है कि इंक्रीज हो रहा है ना। अब हम वापस जाते हैं, खुद देख लेते हैं थोड़ा सा कि साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है। पहले हम देख लेते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल्स में हम कौन सी एग्जांपल लेंगे, हम एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम की। अगेन दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम की। ठीक है, सही।
अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि अक्रॉस द ग्रुप हो क्या रहा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर 3 और 11 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी रिस्पेक्टिवली 3 और 11 रहेगी। ठीक, अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि लिथियम में प्रोटॉन की तादाद है 3 और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए पहले शेल में। कौन है पहला शेल, के है। एक इलेक्ट्रॉन आ गया दूसरे शेल में। ठीक, अब हम आ जाते हैं सोडियम पे। सोडियम के कितने प्रोटॉन्स है, 11। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए, 11। तो पहले शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने, 2। वजह क्या है, पहले शेल में जगह ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10। याद रखिएगा हम शेल्स की बात कर रहे हैं, हम सब शेल्स की बात नहीं कर रहे। अगर सब शेल्स की बात करते तो यहाँ पे मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी प्लेस ना करती, क्योंकि पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। लेकिन क्योंकि हम शेल्स की बात कर रहे हैं जिसमें के में हमारे पास है 2 और एल में हमारे पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हमने पहले 2 के शेल में प्लेस कर दिए और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमने एल शेल में प्लेस कर दिए। तो 2 और 8 10 हो गए। अब भी इलेक्ट्रॉन रहता है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इन शेल्स में तो जगह बची नहीं, तो इसका मतलब अगले शेल में जाएगा। अगला शेल कौन सा है, एम है। ठीक है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, टेंडेंसी है कि वो उसको फिल करे। तो अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में शेल की तादाद में डिफरेंस देखो। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि लिथियम में हमारे पास 2 शेल आ रहे हैं, के शेल और एल शेल आ रहा है। लेकिन सोडियम में देखो 1, 2, 3 शेल आ रहे हैं, यानी के भी आ रहा है, एल भी आ रहा है और एम भी आ रहा है। तो इसका मतलब जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज, तो शेल जो है, एनर्जी लेवल जो है उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अब जो है इस न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होगा कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचे और इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, है ना। पीरियड्स में जब हम बात कर रहे थे तब शेल्स जो थे वो सेम थे, शेल्स की अमाउंट कांस्टेंट थी, 2 ही शेल थे। तो 2 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते गए तो उस पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स का शेल जो है वो डिफरेंट आ रहा है, हर शेल में उसके नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट हो रही है। तो क्योंकि शेल्स की तादाद बढ़ रही है, इसका मतलब जैसे जैसे शेल दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस का इन शेल्स पे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड जो है वो कम होता जा रहा है। तो जब इसका होल्ड कम होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि साइज श्रिंक होने के बजाय बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने देख लिया एनर्जी लेवल का रिलेशन विद एटॉमिक साइज। तो जितना एनर्जी लेवल बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा और इसी वजह से एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। इसी एग्जाम्पल में हम शील्डिंग इफेक्ट का भी फिनोमिना देख लेते हैं, है ना। 2 फिनोमिना की हमने बात की थी कि जिनका एटॉमिक रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी वो फिनोमिना इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। पहला हमने क्लियर कर दिया कि एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहे हैं तो भाई न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ख़त्म होता जा रहा है, तो इसलिए साइज बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, ये आपस में भी रिपेल करते हैं और ये दूसरे शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करते हैं। यानी जो के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एल शेल वाले इस एक इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेंगे।
क्यों रिपेल करेंगे? हमने पीछे डिस्कस किया कि न्यूक्लियस में गिरने से बचाने के लिए। अगर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो जाए तो वो उनको भी अट्रैक्ट कर ले, तो फिर तो एटम ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए ताकि वो इस अट्रैक्शन से बच जाए जो कि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से वो अट्रैक्शन मौजूद है, उस अट्रैक्शन से बचने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बचाया जाता है शील्डिंग इफेक्ट के थ्रू, रिपल्जन के थ्रू। तो अब यहाँ पे इन दोनों पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो लिथियम में शेल्स कम है ना, शेल्स कम है तो न्यूक्लियस का होल्ड रिलेटिवली ज़्यादा है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपल्जन की जो ताकत है इसमें वो भी रिलेटिवली कम है। तो अगेन जब शेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस का उस पे होल्ड डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको रिपेल करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको रिपेल करते हैं। तो ऐसे रिपेल करते उनको दूर भगाते जाते हैं। कहाँ से? न्यूक्लियस से। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उतना ही हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा यानी रिपल्जन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास शेल नंबर 4 होता, ठीक है, हमारे पास चौथा शेल भी होता जो कि है N, तो इसका मतलब क्या होता कि मज़ीद जो है इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन हो रही है और उसका होल्ड जो है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसी वजह से साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे फिनोमिनाज जो थे ये रिलेटेड थे हमारे एटॉमिक साइज से या एटॉमिक रेडियस से, कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से, और अक्रॉस द ग्रुप जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट के ज़्यादा होने की वजह से और उसके शेल्स की तादाद के ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा, जिसकी वजह से साइज श्रिंक होने के बजाय साइज बढ़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।